विनोद जी, आपको क्या लगता है, क्या शैलजा की वजह से कांग्रेस को वाकई में नुकसान होगा? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी या जो उनके विपक्षी लोग थे वो उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। अनिल ने कहा जिस तरीके से बीएसपी के साथ गठबंधन किया, जेजेपी ने जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन किया, यानी रणनीति में यह बात शामिल थी कि जो कांग्रेस को जो दलित वोट मिल सकता है उसमें किसी तरीके की सेंध लगे और पूरा का पूरा वोट दलित का वो कांग्रेस के पास ना जा पाए। उसमें अगर शैलजा अगर नाराज होती है तो ये तो गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी जानी जाती है जीत को हार में तब्दील करने के। लोगों ने पंजाब देखा है, उत्तराखंड देखा है। नहीं, देखिए, ये बात तो हम सब शुरू से कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो कई बार जीता हुआ चुनाव भी खो देती है। उत्तराखंड का आपने उदाहरण लिया, मध्य प्रदेश क्यों भूल गए आप, छत्तीसगढ़ क्यों भूल गए? तो ये तो सामने उदाहरण है। अब लेकिन हरियाणा की थोड़ी परिस्थिति मुझे इन राज्यों से अलग लग रही है। मैं अभी भी मानता हूं कि कांग्रेस का वहां ठीक ठाक एज है, और ये हो सकता है 65 की 55 की बात हो, लेकिन अगर 55 भी है तो भी एज तो मतलब उसकी जीत मानी जाएगी। लेकिन शैलजा के बारे में जैसे हम लोग कह रहे हैं, मैं शैलजा जी को अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूं, लेकिन शैलजा जी का प्रभाव क्या पैन हरियाणा में है? ये हमारे दोनों मित्र जो हरियाणा के हैं, इस पत्रकार, ये इस बात को बताएं। शैलजा जी 2019 के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष थी हरियाणा के, और हुड्डा जी लीडर पोजीशन थी, मतलब वो थे सीएलपी के। तो नतीजे क्या है? 31 सीट पे आके कांग्रेस रुक गई। अगर, और तब तो बाकायदा ये था कि शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर सरकार बनती है तो चीफ मिनिस्टर भी बन सकती थी। और उस वक्त तो ये चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी नहीं थी वहां पर, जेजेपी अकेले लड़ रही थी। बीएसपी और इनेलो की अलायंस तब भी था, वो पिछले चुनाव में भी था अलायंस, और उस चुनाव में भी बीएसपी इनेलो ने कोई कमाल नहीं किया था। अब तब मायावती जी का ग्राफ आज से ज्यादा बेहतर था। आज मायावती जी का ग्राफ लोकसभा चुनाव के बाद और नीचे गया है। वो भाषण में कुछ भी कर लें, लेकिन उनका ग्राफ और नीचे गया है। 2019 में उनका ग्राफ इतना नीचे नहीं गया था। तो ये स्थिति। और दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में हरियाणा में अगर पैन हरियाणा लीडर कोई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है, और कौन है? आप हुड्डा को माइनस कर दीजिए, उसके बाद क्या शैलजा या सुरजेवाला जिता कर ले आएंगे पार्टी को? अगर ला सके तो बहुत अच्छा है, बना दीजिए उनको फेस चीफ मिनिस्टर का। बल्कि 2019 में भी लोग कहते यही थे कि अगर हुड्डा जी को 3-4 महीने 6 महीने पहले कमान दे दी जाती तो शायद सरकार बन जाती हरियाणा में कांग्रेस की। ये हर हर हरियाणा का आदमी कहता था, वो जाट नॉन जाट सब कहते थे कि हुड्डा जी को कमान दे दी जाती, सरकार बन जाती। उनको तो बहुत लेट दिया गया, और अशोक तंवर और उनके झगड़े ने जिस तरह से खराब किया हरियाणा का मसला। तो ऐसा नहीं है। तो ये भी देखिए, बीजेपी परसेप्शन बिल्डिंग में बहुत तेज पार्टी है। वो आखिरी गेंद तक बैटिंग करने वाली पार्टी है, भले वो जीरो पे आउट हो या छक्का लगाने की कोशिश पूरी करती। तो ये परसेप्शन बिल्डिंग का भी काम है कि बीजेपी मजबूत हो रही है, बीजेपी आगे बढ़ रही है, बीजेपी बहुत जो है बेहतर। अगर बीजेपी बहुत मजबूत हो रही, बेहतर स्थिति में है, तो प्रधानमंत्री जी की रैलियां, जैसा कि शिवराम साहब ने कहा, दोनों रैलियों में भीड़ क्यों कम है? इसका क्या जवाब है? अगर वाकई बीजेपी 30-31 सीटें क्रॉस करने की स्थिति में, तो रैली में भीड़ नहीं कम होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है 2 रैलियां सोनीपत में और करनाल में जो प्रधानमंत्री जी की हुई, और दोनों में अगर भीड़ अपेक्षित नहीं थी, जैसा कि मैंने तो रैलियां देखी नहीं है, लेकिन हमारे दोनों हरियाणा के पत्रकार मित्रों का कहना है, तो फिर आखिर इसका भी तो सवाल, ये भी सवाल उठेगा ना, क्यों? फिर जो मुद्दे, जिन मुद्दे से कांग्रेस एक तरफा दिखाई पड़ रही थी, वो मुद्दे क्या खत्म हो गए? क्या अचानक हरियाणा में रोजगार की बरसात आ गई? क्या किसानों की सारी समस्याएं खत्म हो गई? क्या कंगना रनौत के बराबर बार बार जो बयान आ रहे हैं, क्या कोई असर नहीं पड़ेगा? जो कल फिर उन्होंने दे दिया, क्या पहलवानों का मुद्दा खत्म हो गया? तो मैं कह रहा हूं कि अचानक ऐसा कौन सा काम हो गया कि एकदम से बीजेपी के पक्ष में हवा बहने लगी और कांग्रेस डाउन हो गई? ठीक है, इंटरनल झगड़ों की जहां तक बात है, तो क्या इंटरनल झगड़े बीजेपी में कम है क्या? भाई, टिकट बंटवारे पे जो असंतोष कांग्रेस में है, उससे ज्यादा तो बीजेपी में रहा। तो ऐसा नहीं, उनके भी तमाम रिबेल लड़ रहे हैं, इनके भी लड़ रहे हैं रिबेल। तो इसलिए इंटरनल झगड़ों की, हाँ, कुछ टिकट कांग्रेस में जरूर गलत बटे हैं, कम से कम 8 से 10 टिकट ऐसे हैं जो गलत बटे हैं, माना जाता है। हाँ, कुछ कमजोर कैंडिडेट, और वो शायद हुड्डा जी से ज्यादा जो कांग्रेस हाईकमान के जो कुछ रणनीतिकार हैं, वो जो बीच में इंटरफेयर करते हैं, वो जिस तरह से करते हैं, जैसा कि राजस्थान में किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया, यहाँ भी किया गया है। कुछ सीटों पे ऐसे टिकट दिए गए हैं कि जो जीतने वाले उम्मीदवार जिनके बारे में माना जाता है जीत सकते हैं, उन जगह नए लोगों को उतार दिया गया, जिनको जिनको अभी। तो अब उन चुनावों में क्या परिणाम होता है देखना। हाँ, ये है कि विधानसभा का चुनाव छोटा होता है,
तो कई स्थानीय फैक्टर असर डालते हैं। वो कितना असर डाल पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर हरियाणा में बदलाव की का माहौल है, अगर है, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं बार बार, तो बदलाव का अगर माहौल है तो फिर बदलाव की तरफ जो है लोगों का झुकाव होना चाहिए। जी बाकी ये है कि बीजेपी के सामने चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपना डैमेज कितना कंट्रोल कर पाती है, कितने हद तक जो है, क्या अब अगर वो तीसरी बार सरकार बनाने की तरफ बढ़ जाए, बना ले, तब तो बहुत ही मतलब चमत्कार होगा। लेकिन जैसे कांग्रेस ने 2019 में 15 सीटों से 31 सीटों पर पहुंच गई थी, वो एक सम्मानजनक हार स्वीकार करेगी या तीसरी बार सरकार बना लेगी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक बात और मैं कहूंगा जी कि जहां तक मुख्यमंत्री पद का झगड़ा है, तो बीजेपी में भी तो है वो। अनिल विज ने तो खुलेआम कहा कि मैं बनना चाहता हूं मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बनना चाहता हूं। कैप्टन अभिमन्यु सिंह नहीं बनना चाहेंगे क्या मुख्यमंत्री? रामविलास शर्मा का टिकट कट गया तो उनके लोग चुपचाप घर बैठे हुए हैं क्या? तो ऐसा नहीं है कि वहां सब ठीक ठाक है, यहाँ हुड्डा और शैलजा को लेकर के हल्ला मच गया। और हुड्डा जी शैलजा तो पहले भी, जब 2004 में कांग्रेस पार्टी की जब तूफानी जीत हुई थी, तब भजन लाल, हुड्डा, सुरजेवाला, किरण चौधरी, ये सारे झगड़े तब भी थे अभियान जी के लिए, और तब के थे झगड़े। लेकिन झगड़े जो होते हैं, अगर चुनाव की स्थिति 50-50 है मान लीजिए, तब झगड़ों का असर ज्यादा पड़ता है।